नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज कई विषयों को लेकर बात करते हैं और विषय अपने क्या क्या रहने वाले हैं, आज के अपने टॉपिक क्या क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले तो जो आज के टाइम में स्टूडेंट्स के मन में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आ रहा होगा वो ये होगा कि भाई अपना एग्जाम कब होगा, यानी कि नेट एग्जाम कब होगा, है ना। नेट की अभी तक कोई भी अपनी ऑथेंटिक डेट नहीं आई है। पीजीटी, जीआईजी और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों की डेट आ चुकी है, नेट की नहीं है। लेकिन मन में आता है कि कब एग्जाम होगा, इसको लेकर बात करेंगे। दूसरा टॉपिक अपना क्या है भाई, लास्ट टाइम पे अपना जो प्रिपरेशन जो शेड्यूल है वो कैसा बनाना चाहिए और लास्ट टाइम पे क्या चीज हमें पढ़नी चाहिए, इस चीज को लेकर। तीसरा देखेंगे भाई फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट का जो पैरेलल जो बैलेंस कैसे बना सकते हैं। भाई बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, तो बैलेंसिंग को लेकर बात करेंगे। और जो फोर्थ जो टॉपिक है जिस पे आज बात करेंगे वो है कि भाई सारी चीजें नहीं पढ़नी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर सारी चीजें नहीं पढ़नी है भाई, सारी चीज तो कोई पढ़ ही नहीं सकता, है ना। कुछ चीजें छोड़कर भी चलनी है ना, कुछ चीजें छोड़कर भी चलनी है। चौथा टॉपिक ये होगा और लास्ट टॉपिक ये होगा कि भाई हमें कौन से सोल्ड पेपर या मॉक पेपर या मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर है कैसे लगाने चाहिए और कौन सा लगाना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ज्यादातर को रहती है और एक छोटी नहीं बहुत बड़ी। कई बार क्या होता है, कई सारे स्टूडेंट एंशिएंट से कई बार निकल जाते हैं, मिडिवल से निकल जाते हैं, मॉडर्न से निकल जाते हैं, पढ़ लेते हैं। लेकिन बात ये आती है कि भाई जिसने पढ़ लिया वो दोबारा उस चीज को कैसे पढ़े, दोबारा जो रिवीजन करे उस चीज का कैसे रिवीजन करे, ये चीज अपनी रहती है। इसको लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, आपका क्वेश्चन जो माइंड में अभी लास्ट अभी चल रहा है, क्योंकि पिछली बार लॉकडाउन में हमने देखा था कि जो एग्जाम था वो सितंबर अक्टूबर में हुआ था, अपना एग्जाम तो 9 अक्टूबर को था। ठीक है भाई, तो अब की बार एग्जाम कब होगा, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, परसों क्या हुआ, नए शिक्षा मंत्री जो अपने बड़े हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि पहले पेट्रोलियम मंत्री थे, है ना। तो उन्होंने एकदम जो नीट की जो घोषणा की वो एग्जाम डेट अनाउंस कर दी। नीट को भी एनटीए कराता है, नीट को एनटीए कराता है, उसकी एग्जाम डेट आपकी आ गई है। सितंबर के सेकेंड वीक में नीट का एग्जाम होगा, जो कि यूजी यानी कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए होता है ना। तो अभी आप देखो भाई, जब नीट की एग्जाम डेट आ गई तो नेट की भी आने वाली है। तो नेट की एग्जाम डेट कब तक आ सकती है, ऐसा तो है नहीं कि भाई आज आपकी 16 जुलाई हो गया और आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हो जाएगा। नहीं, नेट ने जब एग्जाम आपका पोस्टपोन किया था तो तब आपसे एक बात बोली थी, जब भी एग्जाम डेट आएगी तो उसके 28 दिन पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि अपना एग्जाम जो है इस डेट मतलब तब तक होगा। 28 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। तो फिर भी आप जो है मान के चलो कि भाई पूरा अगर लास्ट अगस्त से पहले तो नहीं होगा एग्जाम, है ना। सितंबर में ही पूरी पॉसिबिलिटी अपनी बन रही है और हो सकता है कि भाई पिछली बार की तरह अक्टूबर में भी अपना एग्जाम हो सकते हैं, सितंबर लास्ट या अक्टूबर में। अगस्त में भी बहुत मुश्किल है, रेयर चांस है अगस्त का भी, और बाकी अगस्त लास्ट में हो भी सकता है। ये बात आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए। आपको तो अभी तक सिलेबस को कई बार रिवाइज कर लिया होना चाहिए था, है ना। ये क्यों मान के चलते हो, एग्जाम दिसंबर में होगा तब भी आपकी तैयारी यही रहेगी। एग्जाम नेक्स्ट ईयर होगा 2022 में, तब भी आपकी तैयारी यही रहेगी। एग्जाम अगर मई में हो लेता तो तब भी आपकी भाई एग्जाम अपनी जो तैयारी है उसको बढ़ाओ ना, कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। ये अब लास्ट टाइम पे तो ये फोकस रहना चाहिए ना। एग्जाम तो 2 मई को था अपना, 2 मई को होता तो फिर भी तो तैयारी करनी पड़ती ना। कैसे तैयारी कर रहे थे, तो आपको कैसे उसको मिनिमाइज करना है सिलेबस को, है ना। तो एग्जाम को लेकर तो आप ये रहिए कि भाई एग्जाम जो है सितंबर लास्ट या अक्टूबर में एग्जाम होगा, ठीक है भाई। आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, आप नेट कह दो। दूसरी बात कि भाई सब्जेक्ट का और फर्स्ट पेपर का बैलेंस कैसे बनाया जाए, सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर का बैलेंस कैसे बनाए, ये बहुत बड़ी बात है। जिसने ये काम कर लिया, सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर को बैलेंस बना के चला, तो वो एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक कर लेगा। दोस्तों एक बात बताता हूँ, अपना फर्स्ट पेपर के अंदर 3 चीजें तो क्या है, मैथमेटिकल वाला पोर्शन, मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन। ये 3 चीज ऐसी है दोस्तों कि भाई ये रेगुलर आपको टच करनी ही पड़ेगी। रेगुलर आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के 1 या 2 क्वेश्चन करना ही पड़ेगा भाई, है ना। इसी टाइप से आप इसी प्रकार से आपका जो है मैथमेटिकल रीजनिंग का 5 या 6 टाइप है मैथमेटिकल रीजनिंग है, 5 या 6 टॉपिक है जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, कैलेंडर हो गया, सिलोजिज्म हो गया, सीरीज हो गया। सीरीज के अंदर दोनों टाइप के, अल्फाबेटिकल भी और ये मैथमेटिकल भी, दोनों टाइप की सीरीज एग्जाम में आपसे पूछी जाती है ना। और आपका और क्या क्वेश्चन बढ़ सकता है उसमें, जो इस सीरीज के अलावा और भी 1-2 क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाते हैं ना। वो आपका मैथमेटिकल का 1-2
जो परसेंटेज या CISI या एवरेज से संबंधित मैथ का क्वेश्चन आपका बढ़ जाता है। तो ठीक है दोस्तों, इन्हीं चीज पे काम करो और डेली काम करो, 20-25 मिनट डेली काम करो। एक दो जो है आप ना वो डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन निकालो, है ना। इन तीनों टॉपिक को अलग, 4 को, 3 तो ये मैंने बताई मैथमेटिकल वाले, एक कंप्रीहेंशन का। ऐसे मान के मत चलो भाई कंप्रीहेंशन तो अपना है। सब ये सोचते हैं भाई कंप्रीहेंशन के अपने 5 क्वेश्चन ठीक होंगे, सब सोचते हैं अपने 5 क्वेश्चन ठीक करके चलते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होते। उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, पिछली 2 बार से तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि भाई जो उसका कर्सर है कंप्यूटर के अंदर, तो वो इधर उधर घुमाना पड़ता है, लेफ्ट ले जाना पड़ता है, राइट ऊपर नीचे बार बार, तो टाइम इतना ज्यादा कंज्यूम कर लेता है। तो टाइम के चक्कर में हम छोड़ के चलते हैं, जल्दी जल्दीबाजी में उसका आंसर लगा देते हैं ना। तो आपको क्या करना है, एक तो ये जो कॉम्प्रीहेंशन, अगर आप मीडियम इंग्लिश है या आपका मीडियम हिंदी है, जो सा भी आपका मीडियम है, उसको अपने मीडियम में इतने अच्छे से तैयार करो, मतलब कि इतनी उसकी रीडिंग करो। या तो थोड़ा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कोई ना कोई आप वो पढ़ लो, न्यूज़पेपर के अंदर कोई पैराग्राफ पढ़ो, या एडिटर जो आता है, जो एडिटोरियल जो आता है उसका एडिटोरियल को पढ़ दो। अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, या हिंदी आप पढ़ रहे हैं तो हिंदी में भी आप देख लो भाई कि 1-2 पैराग्राफ उससे क्वेश्चन निकालो। या आपके पास कंप्रीहेंशन की भी बुक आती है, 1-2 कंप्रीहेंशन आज आप रोज करो, डेली करो। या फिर जो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे कंप्रीहेंशन आए हुए हैं, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर है तो एक कंप्रीहेंशन उसका डेली करो और उसका टाइम फिक्स करो। ऐसा नहीं कि करने लगे और लगातार उसको 15 मिनट दे दिया, नहीं, ये टाइम फिक्स करोगे भाई मेरे 8 मिनट में, 7 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, जितना भी क्वेश्चन होगा उतना ही रखूंगा, उसके बाद में कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा। अपनी तरफ से ऐसे मान के चलना है कि भाई मेरा एग्जाम में क्या होता है कि इतना टाइम इसको दूंगा तो इतना ही देना है, ऐसा नहीं। भाई टाइम बैलेंसिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। आप ऐसा नहीं है कि 2 घंटे आप फर्स्ट पेपर पे ले लोगे, हाँ, बस ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम है 10 या 12 या 15 मिनट मैक्सिमम आप फर्स्ट सब्जेक्ट की फर्स्ट पेपर में यूटिलाइज कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा करोगे तो आपका ही नुकसान होगा इसमें, है ना। तो भाई कॉम्प्रीहेंशन और तीनों मैथमेटिकल के पोर्शन, ये तो आपने रेगुलर टच करने हैं। इनको अगर आप 1 घंटा दे दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 घंटा तो आप दे दो दोस्तों, है ना। इसके साथ जो आपके दूसरे पोर्शन है वो याद करने वाले हैं, उनको आप बना लो टाइम लिमिट में। भाई इतने दिन मैं कंप्यूटर पढ़ूंगा, इतने दिन में भाई मैं ये पढ़ूंगा, रिसर्च पढ़ूंगा, कम्युनिकेशन पढ़ूंगा, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ूंगा। उसमें आपको कॉन्सेप्चुअल है, वो आपको टाइम लिमिट के अनुसार आप पढ़ सकते हैं इतने दिन के हिसाब से। लेकिन ये तीनों पोर्शन जो है मैथमेटिकल और ये कंप्रीहेंशन वाला, इनको आप रेगुलर टच करना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और ये तीनों अपना जो मैथमेटिकल और लॉजिकल का अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन भी करना चाहता है, क्लास ये अपनी कंटिन्यू है दोस्तों, इन मैथमेटिकल वाला पोर्शन आप इसको ज्वाइन भी कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात, सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, बैलेंस सब्जेक्ट के साथ कैसे बनाया जाए। जैसे हमने भाई आपने माना कि कोई भी पोर्शन अभी कंप्लीट किया है, मॉडर्न कंप्लीट कर लिया, आप मिडिवल पे आए हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों मॉडर्न को भूल जाओगे, है ना। मॉडर्न से कोई रिश्ता बना दिए, मॉडर्न को भूल जाओगे तो मॉडर्न आपको भूल जाएगी, मिडिवल को भूल जाओगे तो मिडिवल आपको भी भूल जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, है ना। तो उसको लगातार वीकली जब हम पढ़ रहे हैं तो वीक में 1 या 2 दिन तो मैक्सिमम उसको देना ही चाहिए। उसको डिवाइड कर लो कि भाई इतने टॉपिक मैं आज करूंगा, और वो टॉपिक वो पढ़ो दोस्तों जहां से हमेशा क्वेश्चन बढ़ता है। हर चैप्टर के अंदर आपको भी पता है कि हर चैप्टर में यहाँ से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको रस निकाल रहा है, उस चैप्टर का रस निकाल लो, उसका जूस निकाल लो, जूस बना के पी जाओ उसको, है ना। जितनी बार रिवाइज कर सकते कर दो यार, जितनी बार उसको लिख के देख सकते हो लिख के देखो भाई, है ना। राइटिंग प्रैक्टिस देखो, फैक्चुअल चीज ऐसी होती है भाई, जितनी बार आप इसको नोट करोगे, लिखोगे, है ना, बार रिपीट करोगे तो उतनी अच्छी रहेगी ना आपके लिए। आप पढ़ तो जाते हैं लेकिन माइंड में तो सेट होती ना। बात तो माइंड सेटअप की है। माइंड सेटअप अगर आपका बढ़ गया, बहुत अच्छे से सेट कर ली, तो पूरी आप बुक के अंदर का पेज भी बता दोगे। उस पेज पे इस पैराग्राफ की ये लाइन है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप करके तो देखो एक बार, आप इस चीज को एक बार करके देखो दोस्तों, बड़ी बात नहीं है, ये हो जाएगी बहुत आसानी से, ठीक है। दूसरी बात, ये बैलेंस आपने बढ़ा लिया भाई। जब मॉडर्न पढ़ के चले गए मिडिवल पे, तो मॉडर्न को भी हफ्ते में 1 या 2 दिन दिया करो और ये बैलेंस आपका बढ़ता रहेगा, ठीक है। जो स्टूडेंट, हाँ साथ में यही भी एक बात बताता हूँ, जो स्टूडेंट का जिसका नेट निकला हुआ है और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए। अगर आपका मिडिवल और मॉडर्न से आप दे रहे हैं, मिडिवल और मॉडर्न से दे रहे हैं, तो ज्यादातर फोकस दोस्तों इसी पे करो। अभी एनसीईआरटी पे कम दो, है ना। जरूरी नहीं है 30 क्वेश्चन एनसीईआरटी के आते हैं, 60 क्वेश्चन तो मिडिवल और मॉडर्न से आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं, पहले पढ़ रखी ना। तो अभी पूरा का पूरा 3 महीने अक्टूबर में आपका एग्जाम है, मिडिवल और मॉडर्न में पूरा फोकस अपना बनाए रखो दोस्तों, है ना, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग वाली बात भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तीसरी बात, भाई लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए। देखो आपने सिलेबस को तो कई बार पढ़ लिया,
लेकिन बुक को पढ़ा आपने, सिलेबस नहीं पढ़ा। सबसे पहली बात तो आपको दोस्तों सिलेबस माइंड में सेट होना चाहिए कि किस यूनिट के अंदर क्या सिलेबस आपको मेंशन किया गया है। अगर आपने दोस्तों सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आधा एग्जाम तो आपका यहीं पे क्रैक हो जाता है, अगर सिलेबस आपके माइंड में सेट है। दूसरी बात, आपने बुक पढ़ भी ली, माना कि आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, पढ़ लिया आपने स्पेक्ट्रम 2 बार, फिर आप सोचने लगेंगे कि स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, अब माइंड में कितनी बात है। आपसे पूछे भाई हंटर कमेटी के सदस्य बताना कौन थे भाई, तहकीकात कमेटी के सदस्य बताना भाई कौन थे, तो आप बोलोगे सर पढ़ा तो था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, लेकिन सदस्य तो नहीं याद आ रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है, यही तो प्रॉब्लम है भाई। हमें फैक्चुअल चीजों पर भी पूरा फोकस करना है दोस्तों। अब ऐसा माइंड में ये कॉन्सेप्चुअल को तो माइंड बन गया भाई, ये कि जो सारणी बनी है हिस्ट्री की, इतिहास की, वो तो आपके माइंड में सेट हो गई है। अब तो आपको चीजों को याद करना है, माइंड में मतलब उसको फैक्ट को घुसाना है, तो आप जितनी बार भी उसको रिपीट कर सकते हो वो करो भाई, ठीक है। दूसरा एक काम और किया करो, है ना, बोलता हूँ मैं ज्यादातर जब भी अपनी क्लास होती है, जैसा आप माना कि भाई कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं मिडिवल, मॉडर्न और एंशिएंट का, तो आप एक काम करो, एक व्हाइट पेज लिया करो और व्हाइट पेज पे क्या किया करो भाई 1 से 50 तक, 1 से 50 या 100 जितने भी आपके एक पेज पे क्वेश्चन वो आते हैं, मतलब काउंटिंग आती है एक पेज के अंदर, तो आपने कर ली 20, 30, 40, है ना। तो उस पर क्या करना है, जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसका रस निकालना है, उसका मतलब फैक्ट लिखना है, फैक्ट है ना। ऐसे ही आप करते रहो और फिर आप बाद में आपने बुक नहीं पढ़नी है, उस पे मतलब सिंगल वर्ड लिखना है। ऐसा नहीं कि भाई जैसे लिख लिया तहकीकात कमेटी, जैसे लिख लिया आपने हंटर कमेटी, लिख लिया चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह का मतलब है आपके माइंड में चंपारण सत्याग्रह से संबंधित जितने भी व्यक्ति थे वहीं पे याद होने चाहिए। आपके माइंड में चंपारण सत्याग्रह से संबंधित भाई ये फैक्ट थे, ये चीजें वहीं पे याद होनी चाहिए। फिर आपको बुक जब खोलनी है, जब ओपन करनी है, जब आपको लगे कि हाँ अपना 1-2 छूटा हुआ है वो याद नहीं आ रहा, तब याद करो, दोबारा फिर जब रिवाइज करो आप उसी को रिवाइज करो। देखना दोस्तों इसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, सच में मैं करता था ऐसा, है ना, मुझे तो बहुत बेनिफिट मिलता है इसका फैक्चुअल चीजों में, है ना। तीसरा भाई लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन, हाँ एक चीज और देखनी है भाई, लास्ट टाइम पे अपनी शॉर्ट बुक पढ़नी है। जैसे या तो आपने जो कुछ बुक भी पढ़ी है, कोई सी भी बुक पढ़ी है आपने कोई सी भी बुक पढ़ी है उसको ही बार बार रिवाइज करना है। और अगर आप लास्ट में जैसे एग्जाम का भी 1 या 1.5 महीना बचा हुआ है, तो आप कोई भी शॉर्ट बुक, क्योंकि अच्छी कॉन्सेप्चुअल बुक तो आपने पढ़ ली, आपके पास अब किरण है या कोई भी गाइड बुक है भाई, आर्य वगैरह है, तो आप रट जाओ उसको, उसकी इफेक्ट देख लो आप बार, है ना। तीनों को मिनिमाइज करना है, सिलेबस को जितना ज्यादा कम हो सकता है उसको मिनिमाइज करो सिलेबस को, ठीक है। अब लास्ट टाइम बात आपकी ये रहने वाली है। दूसरी भाई, छोड़ के क्या चीज चल रही है एग्जाम के अंदर, क्या चीजें छोड़ के चल रही है, ये चीज भी बहुत बड़े मायने रखती है आपके, है ना। तो भाई एग्जाम के अंदर जो छोड़नी है चीजें, अभी नई बुक नहीं खरीदनी है आपको, नई बुक बिल्कुल नहीं खरीदनी है भाई, है ना। जो बुक आपके पास है उस बुक को आप पढ़ते रहो। दूसरा, जो टॉपिक आपने बिल्कुल टच नहीं किया, बिल्कुल भी टच नहीं किया, उसको छोड़ दो। माना कि आपने भाई मिडिवल हिस्ट्री में आपने विजयनगर साम्राज्य आपने कभी नहीं पढ़ा है, मत पढ़ो भाई, है ना। 1, 2, 4, 5 टॉपिक है ऐसे, तो छोड़ दो भाई उसको, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आपको क्या है, आपको 100 में से दोस्तों 60 या 65 तक ज़ेरा हो जाता है, तो आप अगर 90 क्वेश्चन भी बहुत अच्छी पकड़ रखोगे तो 70 तक आपके आ जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है ना। जरूरी नहीं है भाई सारे टॉपिक टच करने, जितने टॉपिक टच कर रहे हो वो बहुत अच्छे से होने चाहिए, वो आपके होने चाहिए, है ना, वो आपके होने चाहिए जितने टॉपिक आपने टच कर लिए। बात ये मायने रखती है, बात ये नहीं रखती कि पढ़ा कितना है आपने, मायने रखती है कि आपका याद कितना है, मायने रखता है आपके कंठ में कितना है ना। धन वही जो अंट में और ज्ञान वही जो कंठ में, ये वाली बात अपनी रहनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। लास्ट बात क्या बात है भाई, सोल्ड पेपर या मॉक पेपर या क्या चीज लगाना चाहिए या कौन सा लगाना चाहिए, सबसे बड़ी बीमारी की जड़ यही है ना। हम क्या करते हैं, कोई भी सोल्ड पेपर उठा लेते हैं, उनमें ज्यादातर क्या है पीजीटी टीजीटी के ये क्वेश्चन आए हुए होते हैं, और हम क्या करते हैं, हम जैसे लगाते हैं कोई भी टॉपिक में बटे हुए होते हैं, तो हम करते हैं पहले पेज के 10 क्वेश्चन आगे, माना कि भाई पहले पेज में तो 10 में से आपने देखा यार 9 तो आते हैं, है ना, तो आपको लगने लगता है कि भाई बहुत अच्छी तैयारी हो गई है ना, बहुत अच्छी तैयारी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, वे क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, आपने वे कई बार आपने वे रिवाइज भी कर लिए। अब आपको भी लग रहा है कि भाई ये अपनी तैयारी का सारांश है, तैयारी का सारांश नहीं है, वो रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, वो रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं ये नहीं बोलता कि वो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं करने चाहिए,
हाँ बिल्कुल करने चाहिए। नेट के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन का बहुत बड़ा फायदा मिलता है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन नेट में आते भी है, रिपीटेड क्वेश्चन 10, 12, 15 क्वेश्चन है। नेट वाले क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो और क्वेश्चन को जो है ऑप्शन के माध्यम से पढ़ो। ज्यादा क्वेश्चन ना पढ़ो भाई, ज्यादा क्वेश्चन ना करो, है ना, क्वेश्चन कम करो। लेकिन अगर आपने 20 क्वेश्चन किए तो 4 ऑप्शन को पकड़ो उसको। अगर 4 ऑप्शन मतलब है कि आपको मिल रहा है, इनका एनालिसिस मिल सकता है, तो चारों को करो, है ना, या उसके आसपास की चीजें वहीं देख लो यार। तो ज्यादा आपके पास ये भी माइंड प्रेशर होगा, इतने 1000 क्वेश्चन कर लिए, है ना। ये होता है कई सारी जो पब्लिकेशन आती है कि 10,980, है ना, 30,000, 20,000 इतने क्वेश्चन है ना। एक माइंड में ये भी नहीं बनेगा। आप ऐसे बनाओ 300, 400, 500 क्वेश्चन करो, उनको बिल्कुल एनालिसिस के साथ कर दो, है ना। जरूरत नहीं है आपको कुछ करने की, सारी की सारी आपका पूरा मैटर वहीं पे तैयार हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को दोस्तों ध्यान रखो। और जो सोल्ड पेपर है ऐसा मत करो कि भाई वो आप पढ़ रहे हैं यार, आपको लग रहा है ये तो सारा हो जाएगा, उस पर क्या करना है। हाँ चलो माना कि आप कोई सोल्ड पेपर लगा रहे हैं, कोई भी घटना चक्र आप लगा रहे हैं, यूथ आप लगा रहे हैं, अरिहंत आप लगा रहे हैं, या एक वो आता है उसका एक और पब्लिकेशन आता है, कौन सा आता है वो, हाँ तो चलो माना कि आप ये 3 पब्लिकेशन आप लगा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको हाईलाइटर साथ रखना है। आपको हाईलाइटर या पेन या मार्कर जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको साथ रखना है। तो आपने वो एक पेज के अंदर आपको 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेगा जहां आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको अंडरलाइन कर दो, उसको अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करते जाओ, है ना। जब आप दोबारा उसको रिवाइज करोगे ना, आपने पूरा पेज रिवाइज करने की जरूरत नहीं, वो आपने काफी बार पढ़ लिया, उसी चीज को याद करो जो आप अंडरलाइन करके चले थे, वो आपके लिए वही चीज नहीं थी दोस्तों, है ना। तो ऐसे दोस्तों ऐसे तैयार करके चलना है। और साथ साथ में अभी जैसा भाई पीजीटी का है एग्जाम, जीआईसी का है, असिस्टेंट प्रोफेसर का है, इनके लिए तो बिल्कुल शॉर्ट बुक, क्विक बुक या क्विक रिवीजन आपको लगाना है। बिल्कुल नई बुकों से बिल्कुल फ्रेज रखना है ना, बिल्कुल फ्रेज करके चलना है नई बुकों से, है ना। तो शॉर्ट बुक लगाओ दोस्तों, अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से। मेरी बहुत बेस्ट विशेष है। और आपको अगर मेरे से कोई भी मतलब है हेल्प किसी भी प्रकार की चाहिए तो मैं आपके लिए 24 आवर अवेलेबल हूँ। किसी भी समय आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। जितना भी आप अपने से आपके लिए बनेगा भाई, आपको बाकी फायदा हो सकता है तो मैं करूँगा, कोशिश पूरी है ना भाई। और आपके लिए भाई आप इसको करो, है ना। तो यही आपका आज का भाई टॉपिक था कि भाई देखे भाई ये प्रॉब्लम जो मतलब अक्सर रहती है, मुझे भी रहती थी, तो सोचा भाई इसी पे टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो ये बना डाली भाई आज, है ना। तो आपको अगर ये अच्छी लगती है और आपको लगता है कि ये शेयर करनी चाहिए अपने दोस्तों को, है ना, या मतलब जो भी स्टूडेंट इससे जुड़े हुए हैं, आपके पास जो भी ग्रुप है, व्हाट्सएप के ग्रुप है, फेसबुक के ग्रुप है, इंस्टा पे है, या कहीं भी आप ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं, तो आप इसको शेयर कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए एपिसोड के साथ। जय हिंद।